हेलो साथियों, नमस्ते। आज हम कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य विषय पर चर्चा करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हैं। आप बोर्ड पर बिहारी का परिचय लिखा हुआ देख पा रहे हैं। यहाँ देखिएगा, काले स्याही से लिखा हुआ है और लाल स्याही से उस पर पहले से निशान भी है। क्योंकि यह वीडियो पहले रिकॉर्ड किया था, लेकिन पता नहीं किस तकनीकी समस्या की वजह से आवाज रिकॉर्ड नहीं हो पाई, अतः हमें दूसरा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो ये जो लाइन इनको अंडरलाइन किया हुआ है, रेखांकित किया हुआ है, वो वैसा का वैसा ही रखा है। थोड़ा सा आप मैनेज करें प्लीज। देखिएगा, बात करते हैं हिंदी साहित्य की। बोर्ड परीक्षा का जो प्रश्न पत्र होगा उसमें 21वें नंबर का प्रश्न, 21वें नंबर के प्रश्न में कवि अथवा लेखक, कवि अथवा लेखक का परिचय, परिचय भी व्यक्ति परिचय और उनका रचना परिचय पूछा जाएगा। यह प्रश्न कुल मिलाकर 4 अंक का होगा और इसकी सीमा, शब्द सीमा है वह राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा 60 शब्द तय की गई है। क्योंकि परीक्षक कभी भी आपके जो शब्द है वो गणना करने नहीं बैठेंगे, लेकिन एक अनुमानित शब्द सीमा वहां आप रखें। आप भी नई परीक्षा के दरमियान जो बच्चे 12वीं क्लास के देख रहे हैं, वो कभी भी अपने प्रश्नों के जो शब्द हैं वो जवाब में लिखे हुए वो शब्द गिनने की आवश्यकता नहीं है, एक अनुमानित दायरा आप रखें वहां। आज हम बिहारी के बारे में पढ़ रहे हैं। बिहारी से पहले हम सूरदास और रहीम के बारे में पढ़ चुके हैं। बिहारी कवि दोस्तों रीति काल के कवि थे और रीति काल के अलग अलग कवियों को यदि श्रेणियों में बांटा जाए तो ये रीति बद्ध कवि माने जाते हैं। ये रीति 3 भाग है, रीति सिद्ध कवि, रीति बद्ध कवि और रीति मुक्त कवि। तो ये इन्होंने रीति से संबंधित कोई ग्रंथ नहीं लिखा, इसलिए रीति सिद्ध कवि न होकर ये रीति बद्ध कवि माने जाते हैं। जैसे कि रीति काल की जो प्रवृत्तियां थी, जो लक्षण थे, उसी प्रकार की रचना बिहारी अपने और काल में, अपने जीवन काल में करते हैं। देखिएगा क्या होता है। अब लिखने का जो पैटर्न है जवाब लिखने का, वो एक पैराग्राफ की तरह से नहीं लिखेकर हम अलग अलग पॉइंट वाइज लिख रहे हैं। और इस बिंदुवार लिखने से फायदा यह है कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात हम अपनी और रख सकें, परीक्षक के सामने एक नए तरीके से पेश करें खुद को। देखिएगा, जन्म इनका 1595 ईस्वी और इनकी मृत्यु होती है 1663 ईस्वी में। मृत्यु कब होती है? 1663 ईस्वी में। जन्म स्थान है इनका ग्वालियर के निकट बसुआ नामक गांव। इनके पिता का नाम केशव राय था। पिता का नाम क्या है? केशव राय। और ये किस दरबार के कवि थे? तो ये आमेर दरबार के या आमेर के शासक कछवाहा वंश, ये जो शासक थे उन कछवाहा वंश के दरबार में रहे थे। और इनके समय इनका समकालीन शासक कौन था जयपुर के? तो मिर्जा राजा जयसिंह, जो जिन्हें जयसिंह थे, जयसिंह उनका नाम था। और मिर्जा राजा की उपाधि उन्हें मुगल सम्राट औरंगजेब के द्वारा प्रदान की गई थी। उनके दरबारी कवि थे। मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा कहा जाता है, या साहित्य इतिहासकार बताते हैं कि एक पद की रचना पर मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा बिहारी को सोने की एक मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा प्रदान की जाती थी। ये किस संप्रदाय में दीक्षित थे? तो ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। निम्बार्क संप्रदाय में कृष्ण की पूजा की जाती है, कृष्ण और राधा दोनों की पूजा की जाती है, लेकिन कृष्ण से पहले राधा की पूजा की जाती है। यहाँ राधा कृष्ण मतलब राधा कृष्ण, राधा की पूजा पहले, उसके पश्चात कृष्ण का नंबर आता है। और इसीलिए इन्होंने जो अपना ग्रंथ लिखा है बिहारी सतसई, उस बिहारी सतसई का पहला ही दोहा, जिसे मंगलाचरण के रूप में हमें मान सकते हैं, उस दोहे में इन्होंने राधा की आराधना की है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परत श्यामु हरित दूती हुई। कि हे राधा, आप मेरी भव बाधा, मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर कीजिए। अब आता है, ये तो इनका व्यक्ति परिचय था, इनका व्यक्तित्व हो गया कि जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, मृत्यु, जन्म स्थान, पिता का नाम, किस दरबार में थे, आश्रयदाता शासक कौन थे और ये किस संप्रदाय में दीक्षित थे। अब आता है इनका नंबर है, अब जो नंबर है वो आता है इनके रचना परिचय या इनका कृतित्व। तो इनकी रचना का नाम है दोस्तों बिहारी सतसई। इनकी रचना का नाम क्या है? बिहारी सतसई। यह एक मुक्तक रचना है। मुक्तक रचना का अर्थ है कि विभिन्न कोटियों या विभिन्न श्रेणियों के पद इसमें शामिल है। इसमें भक्ति के मिलेंगे, नीति के मिलेंगे, ज्योतिष के मिलेंगे, प्रकृति चित्रण मिलेगा, श्रृंगार रस मिलेगा। श्रृंगार के दोनों भाग आपको यहाँ, संयोग और वियोग दोनों भाग आपको यहाँ दृष्टिगत होंगे, देखने को मिलेंगे।
बिहारी ने जो ग्रंथ लिखा बिहारी सतसई, उसकी भाषा क्या लिखी, क्योंकि ये कृष्ण के भक्त थे और कृष्ण के जो भक्त उन्होंने सभी ने ब्रज भाषा में साहित्य रचना की है। काव्य रचना किस भाषा में की है, ब्रज भाषा में। तो सिर्फ हम ये लिखे, एक तो ये लिखे कि बिहारी ने ब्रज भाषा में और बिहारी सतसई ग्रंथ नामक ग्रंथ की रचना की, और हमने सीधे लिखा भाषा ब्रज, तो दो शब्दों में और हम अपनी बात वहां लिखने में कामयाब हुए। और पद कितने हैं या छंद कितने हैं, तो 713 है, और 713 क्या है, दोहे। कौन से छंद है, दोहे हैं। अब बात आती है इनकी रचना और इनकी शैली की विशेषता क्या है, तो इनकी रचना शैली की विशेषता एक तो उक्ति वैचित्र्य विचित्रता, इनकी उक्तियां विचित्रता लिए हुए हैं, अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। अन्योक्ति अलंकार का विलक्षण प्रयोग, जैसे आपने देखा है कि माली आवत देख कर कलियन करी पुकारी, फूली फूले 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 चुन लिए काली हमारी बारी। या इसके अलावा जब महाराज जयसिंह के दरबार में, कहा जाता है कि महाराज जयसिंह के दरबार में 1645 ईस्वी में जब बिहारी पहुंचते हैं, तब महाराजा जयसिंह और अपनी नव विवाहित रानी के साथ उनके निवास में थे। बिहारी ने दरबार में पूछा, तो अब उनको पता चला, ये सूचना मिली कि महाराज और निवास में है, और तब उन्होंने एक दोहा लिखा। दोहा इस प्रकार से था कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंधु आगे कौन हवाल। कि हे ब्रह्म, तू जिस कली से बंधा हुआ है उस कली में ना तो पराग ही है और ना ही मधुर मधु ही विकसित हुआ है, और आज ही तुम्हारी ये हालत हो गई है। तो सोचिए जब ये पूर्ण पुष्प बन जाएगा, पूर्ण तरीके से खिल जाएगा, तब आपका क्या हश्र होने वाला है। इस दोहे का जो मूल भाव था, वो भाव महाराजा जयसिंह समझ जाते हैं, और तत्काल वो राज दरबार में उपस्थित होते हैं और अपने राजकार्य में संलग्न हो जाते हैं। तो इसलिए ये अन्योक्ति अलंकार का इन्होंने बहुत ही उम्दा प्रयोग वहां किया है। इनके काव्य में आपको श्रृंगार रस की उत्पत्ति या श्रृंगार रस की व्यंजना देखने को मिलेगी। संयोग और वियोग दोनों ही श्रृंगार की रचना व्यंजना वहां देखने को मिलती है। भक्ति से संबंधित दोहे खूब मिलेंगे, नीति से संबंधित दोहे भी मिलेंगे। तो आप इसे कह सकते हैं कि भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी बिहारी के काव्य में बहती है। प्रकृति चित्रण इनका अनुपम है। ज्योतिष विज्ञान के बारे में इनकी जो जानकारियां हैं वो वाकई में काबिले तारीफ है। अर्थ विस्तार अलंकारिकता की अलंकार सहित और इनके काव्य में खूब अर्थ विस्तार देखने को मिलता है। कल्पना शक्ति की समाहार शक्ति का विलक्षण प्रयोग, कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनी हूं सो बात। कि ये कल्पना शक्ति के माध्यम से इन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से अपनी बात वहां कही है। और सामासिकता का तो कहना ही क्या, सामासिक पदों का इन्होंने बहुत ही उम्दा प्रदर्शन या उम्दा प्रयोग अपनी इस रचना में किया है। अब बात आती है, ये एक पॉइंट था रचना और शैलीगत विशेषताएं, इसमें कुल मिलाकर 10 विशेषताएं हमने लिखी है। आप 7-8 तक भी पहुंचते बहुत शानदार प्रदर्शन उससे माना जाएगा। अब बात आती है कि प्रचलित कथन या प्रचलित उक्तियां किसके संबंध में, कवि के संबंध में, एक तो बिहारी स्वयं के संबंध में और एक इनकी रचना बिहारी सतसई के संबंध में। बिहारी के संबंध में इनकी खुद कवि के संबंध में जो उक्ति है वो तो है कि ये गागर में सागर भरने वाले कवि हैं। गागर में सागर भरने वाले कवि माने जाते हैं। गागर चूंकि एक मटके को कहा जाता है, जैसे कि एक कहावत है, अध जल गगरी छलकत जाए। तो अध जल गगरी छलकत जाए में क्या है, आधे जल से भरी हुई आधी गगरी, वो गगरी मटके को हम कह सकते हैं। तो मटके में और एक सागर को समाहित कर देने की विलक्षण क्षमता सिर्फ बिहारी में ही मानी जा सकती है। तो कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहने की जो क्षमता थी, जो उनमें गुण था, उस गुण के कारण से इनके बारे में कहा जाता है कि ये गागर में सागर भरने वाले कवि थे। और इनकी रचना बिहारी सतसई के विषय में एक दोहा प्रचलित है कि सत सैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर।
कि सत सैया के जो दोहे हैं वो नाविक के तीर की भांति है, मल्लाह के तीर की भांति है। देखने में भले ही छोटे लगते हो लेकिन घाव बड़ा गहरा करते हैं। देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो इस प्रकार से हम बिहारी का परिचय कम से कम शब्दों में और उनके बारे में उचित और अधिकतम और समुचित जानकारी हम परीक्षा के समक्ष रख सकते हैं यदि ये प्रश्न हमसे पूछा जाता है तो। अब देखिएगा दोस्तों, मेरा दो निवेदन है। एक तो कक्षा 12 के विद्यार्थी जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे निवेदन ये है कि आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, अधिकतम जानकारी आप उसमें वहां समाहित करेंगे। इसके अलावा अन्य वीडियो भी है, जैसे रहीम है, तुलसी सूरदास है, उनके बारे में पूर्व में वीडियो जारी हो चुके हैं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन दोनों ही वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। शिक्षक साथियों से निवेदन ये है कि आपकी विद्वता पर किसी प्रकार का कोई संशय हमें बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद में भी यही कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार से 1 और 1 मिलकर 11 हो जाते हैं, तो हम और आप मिलकर, दोनों मिलकर और हम बच्चों में और ज्यादा निखार ला सकते हैं, जो कि हमारा अंतिम उद्देश्य भी है। हम अपने अंतिम उद्देश्य में जितने संसाधन काम में ले सकते हैं, हम आपको ले, आप हमें ले, और इस प्रकार से बच्चे में निखार आए, बच्चे में और ज्यादा, और बच्चा प्रोग्रेस करे। तो इसी के लिए हम चाहेंगे कि आप बच्चों को बता सकते हैं। और बच्चों से और निवेदन ये है कि आप कक्षा 12 पास करते ही 2-4 महीने के पश्चात और कंपटीशन की दुनिया के एक के सिपाही बन जाएंगे, तो वहां आप भांति भांति के कंपटीशन एग्जाम देंगे, प्रतियोगी परीक्षाएं आपके लिए आयोजित की जाएंगी। तो जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होंगी उनमें हिंदी व्याकरण का अपना अलग महत्व है। हिंदी व्याकरण पूरी की पूरी, ये मान के चलें कि पूरी परीक्षा ही पास करवाने में सक्षम है। तो हम ये चाहते हैं कि बोर्ड परीक्षा के तत्काल पश्चात और हम हिंदी व्याकरण के एक एक प्रकरण, एक एक पॉइंट पर खुलकर बात करेंगे। अधिकतम उदाहरणों और अधिकतम रेफरेंस जो संदर्भ पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों के, प्रामाणिक पुस्तकों के माध्यम से हम जानकारी आपको देने का पूरा प्रयास करेंगे। इसलिए यदि आप चैनल से जुड़ते हैं तो आपको हर हाल में लाभ ही लाभ होने वाला है, नुकसान एक भी नहीं है। और खास बात ये भी हम कह सकते हैं कि आपको यहाँ लफाजी बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, आप अपने इस चैनल के साथ बने रहें, हिंदी वाले मार साहब के साथ, और जब तक नया वीडियो है तब तक आपकी तैयारी चालू रखें। हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। अनुमति दीजिए अभी। नमस्ते, शुक्रिया, धन्यवाद।